बड़ी हस्तियां शामिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी, जिसमें झारखंड के विकास को लेकर उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की। अमित शाह ने झारखंड में दोबारा पूर्ण बहुमत वाली सरकार का दावा किया, लेकिन उसी मंच से सबसे बड़ा बयान यह दिया कि आजसू भी सत्ता में भागीदार होगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आजसू सत्ता में रहेगा साथ। एक बार फिर रघुवर सरकार, एजेंडा झारखंड में बोले अमित शाह। मंच था न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा झारखंड का, जिसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अमित शाह से बात की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। अमित शाह ने कई मुद्दों पर बात की और साफ कहा कि झारखंड की जनता बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और बीजेपी झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रघुवर सरकार ने 5 सालों में ढेर सारा काम किया है और एक बार फिर राज्य में रघुवर दास की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर 3,06,000 करोड़ रुपया दिए, 6 गुना पैसा झारखंड के विकास के लिए, 4 नए एयरपोर्ट दिए हैं, 5 मेडिकल कॉलेज दिए, जो 2 बन चुके, 3 बन रहे हैं। इसके साथ सिंदरी का पुराना कारखाना जो था यूरिया बनाने का, खाद बनाने का, उसको पुनर्जीवित किया। एक नया 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के कारखाने लगाने की योजना चल रही है। ढेर सारे काम जो झारखंड के विकास के लिए जरूरी थी, उसको एक 5 साल में करने का प्रयास किया। सूबे में सहयोगी रहे आजसू के साथ भले ही बीजेपी का गठबंधन टूट गया हो, दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसको लेकर पूछे गए सवाल पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि झारखंड में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन सत्ता में आजसू भी साथ होगा। देखिए, मुझे विश्वास है चुनाव के नतीजों के बाद फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू साथ में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ रही है और मुझे भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की, किसी के समर्थन के बगैर की सरकार, कमल के निशान की सरकार झारखंड के अंदर होगी, मगर आजसू भी हमारे साथ है। लाखों घरों तक गैस पहुंचाने के अलावा झारखंड की सरकार ने 22,000 किलोमीटर रोड बनाया है। गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। अमित शाह ने खुले मन से कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। इसका गवाह है कि हमने जिन राज्यों में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वहां सहयोगियों को भी कैबिनेट में साथ रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एजेंडा झारखंड में अमित शाह के बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आजसू के साथ फिर से तालमेल की बात कही। आपने कहा कि वो सत्ता के लिए गठबंधन है, लेकिन गठबंधन तो आपका भी यहाँ पर रहा है, लेकिन क्या आप गठबंधन को संभाल नहीं पाए? आजसू आपसे अलग हो गई, अलग से चुनाव लड़ रही है। गठबंधन धर्म की बात तो बीजेपी हमेशा करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब से गठबंधन की राजनीति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भी आपने देखे 18-19 पार्टी को लेकर एक सफल सरकार चलाने का काम किया, या फिर देश के गठबंधन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन के दलों को साथ लेने की, चलने की परंपरा रही है। अगर आप झारखंड को ही देखें, पार्लियामेंट के चुनाव में हमने 5 वर्ष से सीटीवी जीत, गिरिडीह सीट, अपने एलआई पार्टनर को हमने सीट देने का काम किया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भरसक प्रयास थी कि हमारा अलायंस अटूट रहे, लेकिन हमारे मित्र दल की कुछ महत्वाकांक्षा आज़ादी थी, इसलिए स्वतंत्र है हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए। इसमें मैं किसी तरह की आपत्ति नहीं मानता। आपने ये बात कही, लेकिन इसी एजेंडा झारखंड का जो शुरुआती सत्र था, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने ये कहा कि हम आजसू को फिर से अपने साथ जोड़ेंगे पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद, कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बनाएंगे, लेकिन आजसू को फिर अपने साथ लेकर आएंगे। क्या यह कहीं ना कहीं मन में ये एक आशंका है कि जिस तरीके से
महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से हरियाणा में नौबत आई, ऐसे में जो अब की बार 65 पार का जो नारा आप लगातार दे रहे हैं, शायद उसमें कहीं कोई कमी रह जाएगी, इसलिए आजसू पे अभी से डोरे डाले जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं। आज भी आप केंद्र में सरकार देखिए, 2019 में देश की करोड़ों जनता ने 303 भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। फिर भी एलआई पार्टनर को माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंत्री बनाया है। 2014 में भी देखिए एलआई पार्टनर को हमारी केंद्र की सरकार ने एलआई पार्टनर बनाया। तो गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं, हम किसी को अछूत नहीं मानते हैं राजनीति में। यानी आजसू को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए आप तैयार हैं? मैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किसी को अछूत नहीं मानती। और इन सब के बीच झारखंड में पहले चरण के रण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब जनता की बारी है। 30 नवंबर को राज्य की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 30 नवंबर को चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, गढ़वा, हुसैनाबाद और भवनाथपुर में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 13 सीटों पर 179 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या 15 है। 30 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में कुल मतदाता 37,83,055 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 19,81,694 है, जबकि महिला मतदाता 18,01,356 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 5 है। वहीं पहले चरण में 4,892 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 30 तारीख को हम लोग 13 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का कार्य संपन्न कराएंगे और इसके लिए हम लोगों ने 4892 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की हुई है और इसमें हमारे करीब 37,83,000 के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में मुख्य मुकाबले की बात करें तो चतरा में बीजेपी के जनार्दन पासवान, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता और जेवीएम के तिलेश्वर राम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। गुमला में बीजेपी के मिशूर कुजूर और जेवीएम के भूषण तिर्की के बीच सीधी टक्कर है। बिशुनपुर में बीजेपी का अशोक उरांव और जेवीएम के चमरा लिंडा के बीच टक्कर है। लोहरदगा में बीजेपी के सुखदेव भगत, कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आजसू की नीरू शांति भगत में मुकाबला है। मनिका में बीजेपी के रघुपाल सिंह और कांग्रेस के रामचंद्र सिंह में मुकाबला है। लातेहार में बीजेपी के प्रकाश राम और जेवीएम के वैद्यनाथ राम के बीच सीधी टक्कर है। बाकी में बीजेपी के शशि भूषण मेहता और कांग्रेस के देवेंद्र कुमार सिंह के बीच सीधी टक्कर है। डाल्टनगंज में बीजेपी के आलोक चौरसिया, कांग्रेस के केएन त्रिपाठी और राहुल अग्रवाल और विश्रामपुर में बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी और कांग्रेस के ददई दुबे में सीधा मुकाबला है। वहीं छतरपुर में बीजेपी की पुष्पा देवी, आजसू के राधा कृष्ण किशोर और जेडीयू की सुधा चौधरी में मुकाबला है। हुसैनाबाद की बात करें तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सिंह, आरजेडी के संजय सिंह यादव और आजसू के कुशवाहा शिवपूजन मेहता में टक्कर है। गढ़वा में बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी, जेवीएम के मिथिलेश ठाकुर और जेवीएम के सूरज प्रसाद गुप्ता के बीच मुकाबला है। जबकि भवनाथपुर में बीजेपी के भानु प्रताप शाही, कांग्रेस के केदार प्रसाद यादव और निर्दलीय अनंत प्रताप देव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 30 नवंबर को राज्य में पहले चरण के होने वाले चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से चुनाव आयोग ने इस बार विशेष व्यवस्था की है। 189 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें कई दिग्गज आमने सामने हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या होगा, फिलहाल इस सवाल पर ब्रेक लग गया है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में एक बार फिर ममता बनर्जी की टीएमसी ने जबरदस्त वापसी की और तीनों सीटें झटक ली। ये सिर्फ जश्न नहीं बल्कि सियासी सीख भी है कि एक पारी खराब होने से पूरा खेल खराब नहीं होता। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मिली जीत की है, जिसमें इस बार बाजी बीजेपी ने नहीं बल्कि ममता दीदी ने मारी है। I mean, like I was confident about Karimpur, I'm equally confident that in 2021 we'll come back with a better margin. 3-0 से जीत मिलने के बाद हौसला इतना ही मजबूत रहता है। चलिए अब हम आपको इस जीत के बारे में बताते हैं। टीएमसी ने सीट को बीजेपी से छीना है।
पहले यहाँ के विधायक थे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, लेकिन मेदिनीपुर सीट से दिलीप घोष के सांसद चुने जाने के बाद अब यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट प्रदीप सरकार ने 20,811 वोटों से जीत दर्ज की है। टीएमसी ने इस सीट को कांग्रेस से छीना है। यहाँ टीएमसी उम्मीदवार तपन देव सिन्हा ने बीजेपी के कमल चंद्र सरकार को 2000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। महुआ मोइत्रा के सांसद चुने जाने से ये सीट खाली हुई थी। अब उपचुनाव में भी इस सीट पर टीएमसी ने ही बाजी मारी है। टीएमसी के विमलेंदु राय सिन्हा ने बीजेपी के जयप्रकाश मजूमदार को करारी शिकस्त दी है। अब इस जीत की वजह सुन लीजिए। Something like the NRC, where you have the Home Minister of the country coming out and saying that we're going to do this all over the country. Imagine the fear that is put in people. सुना आपने? ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है कि क्या एनआरसी की वजह से हार गई बीजेपी? उत्तर प्रदेश का उप निर्वाचन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबसे जीता है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन आया है तब भारतीय जनता पार्टी जीता है। तो उप निर्वाचन बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में बहुत फर्क है। जो हम लोग का असेसमेंट था वो असेसमेंट ले हम लोग आम जनता क्या उसका मन में है, ये हम लोग असेस ठीक तरीके से करते नहीं सकते। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की थी। दीदी के गढ़ में भगवा सिर चढ़कर बोला। अब बारी है 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और उपचुनाव के नतीजों से अब साफ हो गया है कि खेल अभी बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गोडसे को देशभक्त बताने पर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया गया है और अब उन पर पार्टी से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। उधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है और कांग्रेस साध्वी के खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। महात्मा गांधी को हराने का कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को संसद में देशभक्त कहना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को भारी पड़ा है और साध्वी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में आने पर भी प्रज्ञा पर रोक लगा दी गई है। वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं। मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। गोडसे वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा पर तत्काल तो ये कार्रवाई हो ही गई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है, लगातार विवादित बयान देने वाली साध्वी प्रज्ञा की इस बार पार्टी से विदाई भी हो सकती है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी साध्वी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी है। उन्होंने गांधी जी को अपमानित करने का काम किया है और प्रधानमंत्री समूचे देश में 150वीं जयंती मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण मामला इथिक्स कमेटी को दिया जाए ताकि उनकी सदस्यता भी समाप्त की जा सके। बता दें कि बुधवार को संसद में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद ए राजा को टोकते हुए साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। गोडसे के लिए बोले गए इसी शब्द पर संसद में हंगामा हो गया, जो गुरुवार को भी जारी रहा और सरकार बैकफुट पर आ गई। सर, ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा, ये सरकार को खुलकर कहना चाहिए ये नाथूराम गोडसे पंथी है, ये गांधी पंथी है। गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार को कंडेम करती है।
संसद में तो हंगामा हुआ ही, संसद के बाहर भी साध्वी के बयान पर विपक्ष ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी, वो उनकी आत्मा है। उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। पहली मर्तबा नहीं कहा, बार बार कह रहे हैं। इससे उनकी ज़हनियत का अंदाजा होता है कि वो महात्मा गांधी के दुश्मन हैं और उनके कातिल के चाहने वाले हैं। इस बवाल के बीच साध्वी ने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा, कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित न हो, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने उद्धम सिंह जी का अपमान नहीं सहा। बस भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सफाई देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन साध्वी पहले भी गोडसे को देशभक्त करार दे चुकी है और मुंबई हमले में शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे पर भी विवादित बयान देकर पार्टी की किरकिरी करा चुकी है। लेकिन इस बार संसद में गोडसे बोल पर साध्वी पर कार्रवाई हो गई और उन पर पार्टी से निकाले जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और वहीं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा झारखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया कि प्रज्ञा ठाकुर के बयान से बीजेपी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर ने कल एक बार फिर सदन के अंदर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। क्या कहना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख सकती, नहीं रखती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों की घोर निंदा करती है। कि कार्रवाई भी होगी प्रज्ञा ठाकुर पे? कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है। एजेंडा झारखंड कार्यक्रम में अमित शाह ने ये बातें कही। पक्ष ने कहा कि आप एग्रेसिव हैं, आपने जवाब दिया हाँ एग्रेसिव रहना चाहिए, पीओ के लिए हम जान दे देंगे। तो ठीक ही है, इसमें क्या गलत क्या है? मैं बचपन से कहता हूं और मैं अकेला नहीं, देश में करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए अगर जान देने की जरूरत पड़ी तो वो दे सकते हैं। देश में करोड़ों लोग, मैं अकेला नहीं हूं, एक बहुत बड़ी जमात है। पाकिस्तान की क्योंकि बात हो रही है, पाकिस्तान में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहां पे तख्ता पलट हो सकता है, इमरान खान का तख्ता पलट हो सकता है। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता। भारत सरकार सावधानी से वहां के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, जो होगा उसको देखा जाएगा। वहां की राजनीति में दखल करना ये भारत सरकार का कभी किसी भी देश की